सो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ में जो मेन वर्ड का जो फ़र्क होता है दैट इज़ स्प्रेड होता है दैट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो नहीं होता है दैट इज़ नॉन इन्फेक्शियस। नाउ ऐसा क्यों है कि कुछ डिजीज़ेस स्प्रेड करते हैं और कुछ नहीं? जैसे कोविड-19 जो अभी हुआ था, 2019 में शुरू हुआ था, 2020 में पूरा 2020 चला, एंड इवन अभी भी नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। सो ये क्यों इन्फेक्शियस है, ये क्यों स्प्रेड करता है, और कुछ और डिजीज़ेस जैसे हार्ट अटैक, कैंसर्स, ये स्प्रेड नहीं करते हैं पॉपुलेशन में। सो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली द रीज़न इज़ इन कॉज। क्या कॉज, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़? सम पैथोजन इज़ द कॉज। एक पैथोजन कुछ भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिविंग फॉर्म, जो कि वायरस हो या बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो या फंजाई हो, इनमें से कुछ भी अगर कॉज है दैट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में ये कॉज नहीं होते, उनमें लाइफस्टाइल होता है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, कुछ और रीजंस होते हैं। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो इन्फेक्शन है दैट इज़ कॉज्ड बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीज़ जो है दैट इज़ अ कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। मलेरिया डिजीज़ है, उसका जो कॉज है दैट इज़ प्लाज्मोडियम विच इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। देन एड्स इज़ अ डिजीज़, इसका जो कॉज है दैट इज़ HIV वायरस। एंड देन टाइफॉइड को सैल्मोनेला इज़ अ कॉज, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है। नाउ अगर हम कोरोना वायरस का एग्जांपल लें, कोविड-19 जो सबसे बड़ा एग्जांपल बोल सकते हैं, पैंडेमिक हुआ था, उसमें क्या गाइडलाइंस निकली थी कि एक डिस्टेंस पे रहना है, मास्क पहनने हैं, हैंड वॉश करना है। ये सारे क्यों गाइडलाइंस निकाली थी गवर्नमेंट ने? बिकॉज जो कोरोना वायरस है दैट स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, जैसे आप बात कर रहे हो या स्नीजिंग कर रहे हो या कफिंग कर रहे हो, तो आपके मुंह से या नोज से जो भी ड्रॉप्स निकल रही हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो कोई और इंसान इनहेल कर सकता है, एंड दैट इज़ हाउ द वायरस विल स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन। सो उन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के अंदर, उन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस होते हैं विच कैन गो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सनस बॉडी। और इस वजह से जो जैसे जैसे वायरस स्प्रेड करता रहता है वैसे वैसे डिजीज़ स्प्रेड करती रहती है विद इन द पॉपुलेशन। देन मलेरिया में क्या मेन गाइडलाइंस या प्रिवेंशन मलेरिया की कैसे बोलते हैं कि मस्किटो नेट्स खरीदने के लिए कहते हैं, मस्किटो जो मारने के लिए जो केमिकल्स होते हैं वो स्प्रे करा जाता है। पडल्स होते हैं, अगर रोड पे कोई गड्ढे हैं उसमें स्टैंडिंग वाटर जिसमें बोलते हैं ना, स्टैंडिंग वाटर में मस्किटो ब्रूड करता है, अपने एग्स ले करता है, सो उसको हटाना होता है। सो ये सारे इवन गाइडलाइंस निकलती कि अगर आपके कूलर में कोई खड़ा पानी है बहुत देर तक, उसको भी आपको रिमूव करना चाहिए, बार बार पानी चेंज करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि मस्किटोज़ ज़्यादा फैले ना, वो और ज़्यादा अपनी रिप्रोड्यूस करके अपने ज़्यादा नंबर ना बढ़ाएं, और जो एक्चुअल में मस्किटोज़ हैं उसको केमिकल से मारने की कोशिश करते हैं। वो भी ओडोमोस करके होता है, वो भी हम अपने कपड़ों पे रब करते हैं तो वो रिपेल करता है मस्किटो को। सो मस्किटोज़ क्यों? क्योंकि मस्किटो के अंदर वो प्लाज्मोडियम होता है विच इज़ दी प्रोटोजोआ दैट कॉजेज मलेरिया। प्रोटोजोआ मतलब कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही मस्किटो बाइट करने के लिए वो ब्लड सक करता है तो उसके साथ साथ वो प्लाज्मोडियम को भी अपने अंदर ले लेता है, एंड देन वो फिर दूसरे इंसान में जाके उसको बाइट करता है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक पर्सन से वो कैरी होकर दूसरे पर्सन में चले जाता है। सो मस्किटो यहाँ पे वो कैरियर का काम कर रहा है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर रहा है वो डिज़ीज़ या फिर वो प्रोटोजोआ। सो इसमें मस्किटो है, पिछले वाले में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। एड्स में भी दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटिंग डिजीज़, सेक्शुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ होते हैं अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, विदाउट अ कॉन्डम, उसकी वजह से हो सकता है। और किसकी वजह से होता है? अगर शेयरिंग ऑफ नीडल्स, इन सब की वजह से एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो यही होता है कि गाइडलाइंस या प्रिकॉशंस के लिए यही बोला जाता है कि
यूज़ प्रोटेक्शन और कभी भी सिरिंजेस को रीयूज़ नहीं करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करते हैं सिरिंजेस। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्लड जो होता है उसमें वायरस प्रेजेंट होता है, एंड देन सेक्रीशंस, विजाइनल सेक्रीशंस और सीमेन इसमें भी होता है, दैट्स वाई सेक्शुअली ट्रांसमिट हो सकता है एड्स। एंड इवन ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है, सो इवन मदर टू बेबी भी होता है स्प्रेड एड्स। एंड दिस इज़ अ सिंबल ऑफ एड्स, ये जो रेड रिबन है। सो इस तरीके से एड्स के स्प्रेडिंग होती है, मतलब HIV वायरस स्प्रेड करता है, एंड दैट्स हाउ एड्स स्प्रेड। एंड देन टाइफाइड, आपको पता है टाइफाइड में क्या होता है? अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड फूड है, आपने कई बार सुना होगा कि सीवेज पाइप फट गई है, ऐसे करके केसेस आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है। तो जब ऐसे सीवेज पाइप और वाटर पाइप का जो मिक्स हो जाता है अगर वाटर, तो ऐसे केसेस में बहुत सारे एक साथ कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है बिकॉज ऑफ टाइफाइड, उनको टाइफाइड हो जाता है। सो ये इस तरीके से टाइफाइड स्प्रेड करता है, विच इज़ थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। कोई इन्फेक्टेड है, सपोज सैल्मोनेला उसके अंदर है, वो इन्फेक्टेड है, उसको टाइफाइड है, उसके स्टूल्स में भी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, सैल्मोनेला। अगर उसके स्टूल किसी वाटर को टच करता है, जैसे सीवेज पाइप बर्स्ट में, या फिर जनरली जहाँ अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं जैसे स्लम्स में, वहाँ पे ये बहुत कॉमन होता है। सो इसको बोलते हैं फीको ओरल ट्रांसमिशन, बिकॉज किसी का फीसेस कंटामिनेट कर रहा है किसी वाटर को, अगर वो वाटर को इंजेस्ट कर रहा है तो फीको ओरल ट्रांसमिशन हो रहा है। सो दैट इज़ हाउ टाइफाइड स्प्रेड्स। इसमें से काफ़ी सारे बुक में दिए हुए हैं, NCERT में एड्स के बारे में बताया हुआ है, मलेरिया के बारे में बताया हुआ है, और कोरोना वायरस के बारे में तो नहीं बताया, बट दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टाइफाइड के बारे में भी नहीं बताया। सो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है। सो ये सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, नोज़ के थ्रू, आइज़ के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, माउथ के थ्रू, जहाँ पे भी जो भी एरियाज़ एक्सपोज्ड हैं एनवायरनमेंट के, वो एरियाज से बैक्टीरिया एंटर या वायरस एंटर कर सकता है। सो आइज़, नोज़, माउथ, ईयर्स, इवन अगर कोई कट लग जाए, आपका वूंड है कोई आपके हाथ में और वो वूंड ओपन है, तो उसके थ्रू भी जैसे टेटनस होता है, टेटनस में भी वूंड के थ्रू अंदर जाता है। एंड देन ऑब्वियसली थ्रू सेक्शुअली ट्रांसमिट जो होता है थ्रू वेजाइनल ओपनिंग या पीनिस, और इवन एनल एंट्री भी हो सकती है। सो ये सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं। दिस इज़ हाउ अ वायरस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ फंजाई एंटर्स इनटू द बॉडी। देन नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड नहीं होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है कभी। इसका कोई रीज़न बाहर से, जैसे सन से, आपको पता है बहुत ज़्यादा अगर सन की रेडिएशन से, UV रेडिएशन से स्किन कैंसर्स होते हैं। सो उसमें रेडिएशंस जो होती हैं वो हमारे जो जीन्स है सेल के अंदर, जो जेनेटिक मटेरियल उसे डैमेज करती है, और वहाँ पे फिर कैंसर्स हो सकते हैं, स्किन कैंसर। या फिर शर्नोबिल में आपको पता है एक न्यूक्लियर प्लांट जो था, वो उसमें एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिससे सारी रेडिएशंस आसपास की जो एरिया है वहाँ पे फैल गई थी। उस रेडिएशन की वजह से बहुत लोगों को थ्रोट कैंसर्स हुआ था। तो ये अगेन दूसरी तरह का रेडिएशन, एक सन की रेडिएशन, दूसरा न्यूक्लियर रेडिएशन। स्मोकिंग से आपको पता है लंग कैंसर होता है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, अल्कोहल में भी कुछ ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं जिससे कि अगेन जेनेटिक जीन्स डैमेज हो सकते हैं, एंड अगेन कैंसर। दूसरा एलर्जी, एलर्जी के बारे में भी NCERT में लिखा हुआ है। एलर्जी बेसिकली होती है, कुछ ट्रिगर होता है एलर्जी का हमेशा, कि पेट से कई लोगों को एलर्जी होती है, कई लोगों को मशरूम से होती है, कई लोगों को दूध के प्रोडक्ट से होती है, मिल्क प्रोडक्ट से होती है, या फिर कई लोगों को पोलन से होती है। सो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो बाहर से ट्रिगर्स आते हैं और बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है। कई लोगों में पोलन्स की वजह से या मिल्क प्रोडक्ट से नहीं होता है उतना रिएक्शन, कई लोगों में एग्जैजरेटेड रिएक्शन हो जाता है। सो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिएक्शन कर देती है, एंड इट लीड्स टू स्वेलिंग या रैशेस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अस्थमा जो होती है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलर्जी। तो अस्थमा स्प्रेड नहीं करता, बट इट इज़ एन एलर्जी जिसमें आपको पता है पंप्स होते हैं लोगों के पास, वो पंप करते हैं,
वो किस लिए होता है? बेसिकली जो विंड पाइप होती है ना, वो स्वेलिंग हो जाती है विंड पाइप में, और विंड पाइप एकदम नैरो बन जाती है। जब स्वेलिंग हो जाती है तो अंदर से जो पैसेज है, एयर के लिए पैसेज नहीं मिलता है एयर को अंदर बाहर जाने के लिए। सो वो पंप यूज़ करा जाता है ताकि ताकि वो पैसेज थोड़ा बड़ा हो जाए और एयर अंदर बाहर मूव कर सके आराम से। सो एस्थमा इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एलर्जी। देन ओबिसिटी, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल है। इसमें फ़ैट का इंटेक ज़्यादा है, कोई जंक फूड खा रहा है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, एक जगह पे कोई बहुत देर तक बैठा हुआ है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें रिज़ल्ट करती हैं इनटू दिस ऑल दीज डिजीज़ेस। जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, अगर आपके पापा मम्मी को है डायबिटीज़ तो हो सकता है आपको भी हो। सो इसमें इसमें कोई ऐसा वायरस नहीं है या बैक्टीरिया नहीं है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल कर रहा है और अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज़ एक वायरस या बैक्टीरिया को क्या चाहिए कि वो किसी की बॉडी में एंटर करे, उधर के रिसोर्सेज यूज़ करे, अपना रिप्रोड्यूस करके नंबर बढ़ाए और फिर उसकी बॉडी को यूज़ करके और लोगों को इन्फेक्शन पहुँचाए। तो वो जो बॉडी है जिस्म को जो खुद इन्फेक्टेड है, वो एक तरह का सोर्स है इन्फेक्शन का। उसकी बॉडी में से वायरस या बैक्टीरिया निकल रहे हैं, या तो स्टूल के थ्रू निकल रहे हैं या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू निकल रहे हैं, सलाइवा के थ्रू निकल रहे हैं, ब्लड के अंदर है। तो वो एक सोर्स है डिज़ीज़ का। तो इसमें कोई भी पैथोजन नहीं है, इन सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में कोई पैथोजन नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि कॉज कर रहा है डिज़ीज़ को। कॉज कुछ और है, लाइफस्टाइल हो सकता है या फिर जो भी मैंने बताया। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ को जब भी आप पढ़ोगे ना, तो जैसे मलेरिया वगैरह वगैरह ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जो मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, दैट इज़ द कॉज ऑफ द डिज़ीज़, कि वो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ किस वजह से हो रही है, कौन सा वायरस है या फिर वो कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगस है, मतलब नाम क्या है उसका, वायरस या फंगस या जिसका भी। ट्रांसमिशन मोड क्या है, जैसे एक तो होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या फिर हो सकता है किसी एनिमल के थ्रू, जैसे रेबीज़ में आपको पता है कि जब डॉग बाइट कर देता है तो रेबीज़ होती है। सो उसमें जो रेबीज़ वायरस जो है वो उसके अंदर है, डॉग के अंदर। ऐसे ही मस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है और वो मस्किटो कैरी कर रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सो ये ट्रांसमिशन मोड हो सकता है थ्रू अ वेक्टर, दैट मीन्स थ्रू एन एनिमल। या फिर ट्रांसमिशन मोड हो सकता है कि फीको ओरल, जैसे मैंने बताया टाइफॉइड के केस में, कॉलेरा के केस में, इसमें फीसेस जो है वो कंटामिनेट करती है वाटर को या फूड को, एंड देन जब वो इंजेस्ट करता है दूसरा पर्सन तो फीको ओरल ट्रांसमिशन। सो सेक्शुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। सो वो किस तरीके का मोड है, ट्रांसमिशन मोड, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई मुंह के थ्रू कुछ कंटेमिनेटेड वाटर या कुछ ड्रिंक कर रहा है या कंटेमिनेटेड फूड खा रहा है तो ऑब्वियसली वो पेट में जाएगा और फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहाँ की प्रॉब्लम्स होगी। मतलब कि जो भी सिम्टम्स आएंगे वो उस ऑर्गन से रिलेटेड होंगे, जैसे स्टमक एक या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जो भी होगा। और अगर कोई नोज़ के थ्रू एंटर कर रहा है, कोई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है नोज़ के थ्रू एंटर कर रहा है, तो वो लंग्स में जाएगा और लंग्स की प्रॉब्लम कॉज करेगा। ऐसे ही अगर कोई स्किन में है तो वो स्किन प्रॉब्लम कॉज करेगा। बट जनरली जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है कि उसमें हमेशा टेम्परेचर राइज करता है, फीवर होता है बंदे को। सो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है बॉडी का, चाहे कुछ जैसा भी वायरस आए, जैसा भी बैक्टीरिया आए, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम अलर्ट हो जाता है और फिर रिएक्ट करता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, फीवर आता है। ये सिम्टम्स हैं जो कि डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्गन में वो वायरस जा रहा है, तो उधर के सिम्टम्स आएंगे। और एक जो कॉमन जर्नल सिम्टम्स है दैट इज़ टेम्परेचर इंक्रीज़ होना। सो अब आप इसको ट्रीट कैसे करोगे? दो चीज़ें होती हैं ट्रीटमेंट में, एक तो जो भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया है उसे मारना है, तो उस कुछ मेडिसिन होती हैं जो उन्हें मारती हैं, जिनका एम होता है टू किल द बैक्टीरिया, टू किल द वायरस और टू किल द फंगस, प्रोटोजोआ, जो भी है। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कि मतलब आपका जो टेम्परेचर राइज हुआ है इन्फेक्शन की वजह से वो ठीक हो जाए। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर किसी के रैशेज़ हो गए हैं, चिकन पॉक्स में जैसे होता है, उसमें रैशेज़ हो जाते हैं तो आपको रैशेज़ वाली क्रीम देते हैं, कैलामाइन लगा लो, ये सब कहते हैं।
सो ये सिम्टम्स ठीक करने के लिए होते हैं। जैसे एस्थमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी आप क्या करोगे? पोलन बाहर से अगर आ रहा है, पेट से एलर्जी है, मशरूम से एलर्जी है, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। बस आपको बोलेंगे कि अवॉइड करो ये सब चीज़ें। ऐसी जगह पे ना जाओ जहाँ पे पोलन्स उड़ रहे हैं ज़्यादा, या फिर पेट से दूर रहो, मशरूम से दूर रहो। और आपको वो पंप दे सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले, पर उसका एक्चुअल कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। सो इन समरी, इन्फेक्शस नॉन इन्फेक्शस में डिफरेंस ये होता है स्प्रेडिंग का। यही वर्ड है जो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमेशा कोई पैथोजन होता है जो कॉज होता है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ। वाइल नॉन इन्फेक्शियस में, जिसमें कोई मतलब इनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसमें कुछ भी रीज़न हो सकता है। रेडिएशन हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइफस्टाइल, और दिस एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ज़्यादा डेथ्स होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड दैन इन्फेक्शंस। एंड दैट्स इट। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस अब मैं एक एक करके डिस्कस कर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स इट। आई विल गो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है। थैंक यू।